देखो भाई क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी इस चैप्टर में हम, मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम क्या है अपना, मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रीवियस चैप्टर क्या था अपना, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर एक चार्ज चलता है तो सराउंडिंग में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। और उसके कारण कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ड्यू टू फोर्स मैग्नेटिक वो घूमेगा। हमने पढ़ी थी ये सारी चीज़ें। पहले क्या मानते थे पुराने टाइम पे, 1820 से पहले मैं आपको बता चुका हूँ, 1820 से पहले क्या मानते थे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर सेपरेट फिनोमिनाज। लेकिन आज हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मैग्नेटिज्म नहीं है, ये समझिए आप, या मैग्नेटिज्म के बगैर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्लियर हुआ। तो मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, ओरिजिन कहाँ से स्टार्टिंग थी और कहाँ कैसे ग्रोथ हुई, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री है छोटी सी। ये मैग्नेट आपको दिख रहा है ना, MAGNET, क्या है मैग्नेट। मैग्नेट आपको पता है आज तो, मैग्नेट क्या है, एक चुंबक आप बोलते हो, लेकिन पुराने टाइम पे नहीं पता था क्या चीज़ है और इसका नामकरण कैसे रखा गया, नोमेनक्लेचर कैसे हुआ। तो इसके बारे में एक दो तीन स्टोरीज हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए हम। अप्रोक्सीमेट 600 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कुछ आयरन ओर्स से, आयरन ओर, ठीक है, और आप समझते हो और क्या होते हैं, आयरन के और ब्लैक टाइप सब्सटेंस है ये। तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये ऑब्जर्व किया कि इसको मैग्नीशिया माइनर में, ग्रीस में मैग्नीशिया नाम की कोई माइनर थी, ठीक है, उसमें आसपास इसको क्या मिला, आयरन और। उनके पास क्या प्रॉपर्टी थी, उनके पास ये प्रॉपर्टी थी कि वो आयरन, कोबाल्ट, स्टील ETC चीज़ों को क्या करते थे, वो अट्रैक्ट करते थे। तो इसलिए कहाँ पे मिला था ये शुरू में आयरन और, सबसे पहले इसने ऑब्जर्व किया था थेल्स ऑफ मिलेटस ने 600 ईस्वी पूर्व। आपको पता है ये आज की बात नहीं है, कब की, 2500-3000 हज़ार साल पहले की, 2600 साल पहले, 600 BC समझ गए ना आप। 2000 साल तो अभी जा चुके, 2022 चल रहा है जैसे। और BC बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिश्चियन के जन्म से कितने साल पहले, 600 साल पहले। तो क्रिश्चियन का जन्म हुआ उस टाइम से सन स्टार्ट हुई थी 1 2 3, और आज क्या चल रहा है 2022, तो उसमें 600 ऐड कर दो पीछे, कितने साल हो गए, 600 साल पहले 2600, ठीक है। तो 2600 साल पहले थेल्स ऑफ मिलेटस ने ऑब्जर्व किया था कि मैग्नीशिया नाम की कोई माइनर थी ग्रीस में, वहाँ पे कुछ आयरन ओर पाए गए, और आयरन ओर में एक प्रॉपर्टी थी कि ये दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वहाँ से इसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट से फिर इसको क्या बोला जाने लगा, मैग्नेट। ये आयरन और जो है इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। इसको क्या बोलते हैं हम, आयरन ऑक्साइड ब्लैक। चीज़ें समझ में, आयरन ब्लैक ऑक्साइड बोल सकते हैं या आयरन ऑक्साइड ब्लैक। क्लियर हुआ। तो ये ब्लैकिश टाइप का कोई सब्सटेंस है आयरन का। एक तो स्टोरी ये है इसके बारे में, ठीक है, कि कैसे मैग्नेटिस का नाम पड़ा है। दूसरा क्या है, मैग्नीशिया माइनर के नाम पे मैंने बताया, जैसे अभी भी मैग्नीशिया नाम की कोई माइनर थी, ठीक है। अब काफ़ी साल पहले ग्रीस देश में ही एक लड़का था, छोटा, तुम्हारी जितनी उम्र का, और वो ईदा पर्वत पर भेड़े चरा रहा था। उसका नाम क्या था, मैग्नस, ठीक है, मैग्नस। तो यहाँ से भी इसका नाम पड़ा है मैग्नेट, मैग्नस के नाम से। दो स्टोरी हैं, दोनों बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ईदा नाम के पर्वत पर जब ये भेड़े चरा रहा था, तो उस टाइम पे ये एक ब्लैकिश से सब्सटेंस, एक पत्थर था बड़ा, उसके ऊपर जाके बैठ गया है। तो जो स्टिक थी इसके हाथ में, भेड़ों को चराते हुए डंडी सभी रखते हैं ना, लाठी, तो स्टिक जो थी इसके हाथ में, उसके ऊपर एक आयरन की कैप पहना रखी थी इसने, दूसरी साइड से एक हाथ में पकड़ रखी थी, अब दूसरी साइड से आयरन की कोई पट्टी स्ट्रिप चढ़ा रखी होगी उसके ऊपर। तो जब ये उसके ऊपर बैठा, तो जब छड़ी इसके हाथ में थी, छड़ी इसने ऐसे रखी, तो वो उस सब्सटेंस से, उस पत्थर से वो चिपक गई, ठीक है। अब जब उसने छुटाने की कोशिश की तो छुटी नहीं वो, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा था।
लेकिन बहुत ज़्यादा ट्राई किया, फिर वो डर गया उस चीज़ से, पता नहीं क्या हो गया, है ना। हाँ, वो उस चीज़ से डर गया, जो डर गया तो वो भागा गांव की ओर, पर्वत से उतर के भूत भूत कहते हैं चिल्लाते हुए भागा, ठीक है। और गांव वालों को बुला के लेके आया। गांव वाले कोई दाती ले रहा, कोई कुल्हाड़ी ले रहा, कोई पता नहीं क्या क्या ले रहे, भूत कमाने आ रहे थे देखो। तो फिर जब उन्होंने देखा कि पत्थर के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या क्या उन्होंने सारी चीज़ें मारी उसके। आप मार के देखो, आप कोई भी आयरन की चीज़ है वो आप उसको मारोगे पत्थर को तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो भी कुल्हाड़ी वगैरह ले रखे थे हाथ में, वो सारी चीज़ें उसके साथ चिपक गई पत्थर के साथ, और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से छूटी, वो ऐसे छूटी नहीं वो। तो उनको समझ में आया कि ये इसके पास विशेष प्रॉपर्टी, कोई भूत वगैरह नहीं है, इसके पास कोई एक विशेष प्रॉपर्टी है कि ये इन ऑब्जेक्ट्स को, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैग्नस जो है उसके नाम पे फिर, क्योंकि सबसे पहले किसने देखा था ये, हाँ मैग्नस ने देखा था ना ये इफेक्ट पत्थर में, भले ही उसने भूत बोला हो, कुछ भी बोला हो ऐसा, है ना। तो उसके कारण, मैग्नस के कारण ये डिस्कवरी हुई कि एक ऐसा पत्थर अपने को मिला। मैग्नेट एक पत्थर ही तो है, और मैग्नस के नाम पे, ये ग्रीस देश में ही था, और मैग्नस के नाम पे ही इसका नाम रखा गया मैग्नेट। चीज़ यही समझ में। अब मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की डेफिनेशन मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक सब्सटेंस है, इस टाइप का सब्सटेंस है, ये ऑब्जेक्ट्स को, जैसे स्टील, कोबाल्ट, आयरन, निकल, इन सब ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेट किस किस टाइप की देखी आपने, बहुत सी टाइप होते हैं मैग्नेट के। देखो मैग्नेट आप बोलोगे हमने तो ऐसी देखी है ना, आप बोलोगे ऐसी देखी है, कोई बोलेगा ऐसी देखी है ना, कोई बोलेगा हमने ऐसी भी देखी है ना। अब एक ऐसी भी होती है बिल्कुल स्फेरिकल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो आप शेप देख रहे हो ना, ये नेचुरल मैग्नेट्स की शेप नहीं है। हाँ मैग्नेट्स हैं, लेकिन कैसी मैग्नेट्स हैं, परमानेंट। हमें पता है ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, इनको लैब में तैयार किया गया है, लैब में बनाया गया है, नहीं है समझ में। जो आप, मैं अभी भी जिक्र कर रहा था जिस पत्थर का, वो नेचुरल है, और उसकी शेप कैसी है, इरेगुलर रेगुलर शेप नहीं है उसकी, समझ में आया। अभी आप जो ये देख रहे हो ना, हमने अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग इनको ऐसे शेप में डाला है, समझ में। ऐसी कोई भी नेचुरल मैग्नेट आपको नहीं मिलेगी, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। बार मैग्नेट बोली जाती है, हॉर्स शू मैग्नेट बोली जाती है, राउंड मैग्नेट्स बोलते हैं, स्फेरिकल मैग्नेट्स बोलते हैं। तो मैग्नेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं बेटा, चीज़ें समझ में। और हर एक मैग्नेट में दो पोल होते ही होते हैं। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मोनोपोल का मतलब कई बच्चे समझते हैं, पता नहीं मोनोपोल मतलब कई पोल हो गए, नहीं, मोनो का मतलब एक सिंगल पोल। एक सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैग्नेटिज्म में। आप नॉर्थ पोल को अगर तोड़ देते हो तो अपने आप, नॉर्थ तोड़ दिया आपने, अपने आप इधर कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ, और दूसरी मैग्नेट, दूसरा पार्ट जो है इसका, अपने आप कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल। हर एक मैग्नेट में ये है, भले आप इसको यहाँ से तोड़ दो, इधर अपने आप नॉर्थ, इधर अपने आप साउथ डेवलप हो जाएगा। मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी आप लाइफ में ऐसी मैग्नेट नहीं देखोगे जिसमें केवल और केवल एक सिंगल पोल हो। अगर सिंगल पोल होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, हमें पता है नॉर्थ से निकलते हैं, किधर जाती हैं, साउथ में। तो वाला रूल तो फेल हो जाएगा, चीज़ आई ना समझ में। हाँ, तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट भाई। अब मैग्नेट की एक बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व की है। क्या प्रॉपर्टी है भाई, अगर आप किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ देते हो, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नहीं समझ पाते बच्चे। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कौन होता है, एक मैग्नेट जिसके बीचों बीच सेंटर में आपने धागा लिया और ऐसे बांध दिया। कॉमन शेप है ये, सबसे जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ना, बार मैग्नेट। क्या नाम है इसका, बार शेप मैग्नेट है ये, बार मैग्नेट, ठीक है। कभी तो वो वाला बार समझ लो, बियर बार, समझ गए। हाँ, तो वो वाला बार अलग है और ये वाला बार मैग्नेट अलग है। बार मतलब रोड शेप, ठीक है, छड़ शेप। तो इसके बीचों बीच आपने धागा बांधा और इसको ऐसे हैंग किया, लटकाया आपने। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या करेगी, हमेशा किधर स्टे करेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है। आप इसको घुमाइए, ये नॉर्थ है कैप वाली साइड, और ये वाले क्या है, साउथ। मान लीजिए, इमेजिन करना है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी दूंगा मैं आपको। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, बीचों बीच धागा बांधेंगे और मैं इसका मुंह इधर कर दूंगा ना, तो ये हमेशा ही किधर स्टे करेगी, ऐसे थोड़ी देर ऐसे झूलेगी, झूल झाल के फिर इधर ही रुकेगी, चाहे इसको 1 मिनट क्यों ना लगे।
फिर मैं इधर घुमा के छोड़ दूंगा ना, फिर भी इधर ही रुकेगी आकर के। क्यों ऐसा क्यों होता है, इधर क्यों नहीं रुकती, इधर क्यों नहीं रुकती? अर्थ का नॉर्थ साउथ है। बिल्कुल, अर्थ का मैग्नेटिज्म का फोर्स लगता है इसके ऊपर, है ना, वो भी तो पढ़ेंगे हम। आज हम कितने आगे जा चुके हैं कि हमारी अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हमारी अर्थ एक मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है इस बार मैग्नेट के ऊपर, और इट इज ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। चीजें समझ में? ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ अलग हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ अलग होते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अलग होते हैं, जब चैप्टर में आगे जाएंगे जब देखेंगे। चीज़ें समझ में? लेकिन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करती है, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ी सी अलग होती है ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन से, और मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन, साउथ तो हमें पता है, मान लीजिए साउथ है, लेकिन मैग्नेटिक साउथ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी अलग होगी, उनमें कुछ अंतर रहेगा कुछ डिग्री का, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चीज़ें समझ में? अब एक मैग्नेट आप देखो, एक मैग्नेट आप देख रहे हो ऐसे, तो इसके पोल्स दो हैं। कितने पोल्स हैं? दो, है ना। अगर आप किसी मैग्नेट को इसके पास लेके आते हो, साउथ ये नॉर्थ, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगी कि नहीं? अगर नॉर्थ को लेके आते हो रिपल्सन करेगा, है ना। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो क्या बोलोगे? खट्टा टेस्ट नहीं, पक्का टेस्ट। व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म? रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। बिल्कुल भाई अगर मान लीजिए अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, तो मैग्नेटिज्म थोड़ी ना है, ग्रेविटेशन का फोर्स है। अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन है, ये समझिए आप। और जब रिपल्सन होगा, इट इज द श्योर टेस्ट ऑफ ए मैग्नेटिज्म, खट्टा टेस्ट है। समझ में आया? हाँ, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इनके पोल्स पे कुछ ताकत है, पोल स्ट्रेंथ जिसको बोलेंगे हम। भाई दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकती हैं, तो बिना ताकत के तो मैं किसी चीज़ को ऐसे उठा सकता हूँ क्या? ये बताइए। हाँ, ये बिना किसी ताकत को ऐसे, बिना किसी ताकत के ऐसे खींच सकती है क्या किसी दूसरी मैग्नेट को? नहीं खींच सकती, ताकत लगती है, यानी कि स्ट्रेंथ है यहाँ पे। पोल्स पे क्या है? स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? बेसिकली M1 M2 से। समझ में आया? M1 M2, इसका मान लो आप ये दोनों पोल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? इसके भी दो पोल हैं, M1 और M2। नॉर्थ पोल M1 और साउथ पोल क्या मान ले? M2। अब इनके बीच जो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, आप कुछ भी सोचिए, नॉर्थ साउथ तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको इधर घुमाता हूँ तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेंगे। पोल स्ट्रेंथ क्या है? M। भाई पढ़ लो, पोल स्ट्रेंथ क्या है? M, ठीक है ना। तो लगने वाला जो फोर्स है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो वाला फोर्स, लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के। चीज़ें समझ में? जितनी ज़्यादा मैग्नेट के पोल्स की स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। हाँ, सुन लो एक बात, जो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं वो उतनी ताकतवर नहीं होती है, नेचुरल मैग्नेट। लेकिन मैंने आपको दिखाई थी अभी, बार मैग्नेट थी, यू शेप मैग्नेट्स, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है नेचुरल मैग्नेट से। समझ में? वो लगने वाला फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोल्स की स्ट्रेंथ के। दूसरा, लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। क्लियर हुआ? अब आप इनको कंबाइन करिए, सारे जानते हैं ये कंबाइन करना, हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं और ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ चुके हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन में r²। जब आप इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू K कॉन्स्टेंट M1 M2 अपॉन में r²। तो K क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट। तो F इज इक्वल्स टू म्यू नोड अपॉन 4π। सुन लो ध्यान से, K का जो वैल्यू है म्यू नोड अपॉन 4π M1 M2 अपॉन में r²। और K का जो यूनिट है, यानी कि मैं बोलूँ म्यू नोड अपॉन 4π, इसकी वैल्यू और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10⁻⁻7। याद रख लेना, म्यू नोड अपॉन 4π की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻7। और इसका यूनिट्स क्या होगा? वेबर पर एम्पियर पर मीटर। याद रहेगा भाई? ठीक है ना। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स।
कुछ चीज़ आई समझ में? ठीक है भाई, कूलम्स लॉ से सिमिलर है कि नहीं है? के Q1 Q2 अपॉन में क्या था आर स्क्वायर, Q1 Q2 वहाँ पे के क्या था 1/4πε0, यहाँ पे क्या है, क्या है मीडियम कांस्टेंट है ये। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम के लिए। तो अगर इनके बीच में मीडियम चेंज होगा ना तो फोर्स बदल जाएगा भाई, तो मीडियम कांस्टेंट है ये। कुछ चीज़ है समझ में? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू लिख दी मैंने, इसकी यूनिट लिख दी। पोल स्ट्रेंथ आपको समझ में आया? अब पोल स्ट्रेंथ समझ में आया तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट भी बतानी पड़ेगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या है? पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करोगे आप? किससे डिनोट करेंगे? एम से। पोल स्ट्रेंथ क्या है? एम। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर, याद रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज ए एम्पियर मीटर। कैसे? ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए। देखिए मान लीजिए फोर्स कितना लग रहा है दो मैग्नेट्स के बीच में, 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखूँ, रख दी। M1 M2 सपोज, क्या सपोज करो, M1 इज इक्वल्स टू M2, दोनों की स्ट्रेंथ किसके इक्वल है? M। कुछ आया नहीं समझ में? M1 M2 इक्वल है दोनों, और क्या मान लें उनको? M। तो M इंटू M क्या आ जाएगा? M स्क्वायर अपॉन में R। इन मैग्नेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लें? 1 मीटर। ठीक है, अब 1 रख दिया मैंने, है ना। अब देखिए इससे ये कैंसिल, M स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया है? 1। दिख रहा है आपको? स्क्वायर का रूट इधर बन जाएगा कि नहीं, तो ये क्या लिखा जाएगा? M इज इक्वल्स टू +-1 एम्पियर मीटर। बताओ आएगा समझ? तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज ए एम्पियर मीटर। आ गया नहीं समझ में? पोल स्ट्रेंथ निकालने से मतलब था हमें कितना फोर्स अज्यूम करना है इनके बीच में। लेट अस अज्यूम फोर्स कितना है? 10⁻⁻⁷। उसके कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁷। दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है? इक्वल, तो एम स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे एम स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो पोल स्ट्रेंथ को? ऐसे इसके अकॉर्डिंग +-1। प्लस का मतलब समझ में है ना, अट्रैक्शन या रिपल्सन, सीधी बात है भाई, अपोजिट पोल से। तो एक की पोल स्ट्रेंथ अगर 1 पॉजिटिव तो दूसरे की 1 नेगेटिव। आया कि नहीं समझ में? ठीक है भाई, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी तो आती होंगी सभी को, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी समझा दूँ 2 मिनट में ही। देखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? अगर आप एक बार मैग्नेट लेके ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। बार मैग्नेट रखो ऐसे नीचे, ऊपर आप क्या रखो? पेज, कागज, ठीक है ना। एक पेपर रखो आप ऐसे, हाँ कर रखा ना आपने, ठीक है। एक पेपर रखेंगे इसके ऊपर और उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स ऐसे छिड़क देंगे। तो जब आप टैप करोगे, एक दो बार उसको हिलाओगे तो अपने आप को एक पार्टिकुलर शेप में अरेंज कर लेंगे ये ऐसे, बिल्कुल। कुछ आई चीज़ समझ में? यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ ज़्यादा गहरी रहती हैं, है ना, और दिखेंगे अलग से लाइंस हैं ऐसे। और हमने फिर क्या मान लिया? इनको फील्ड लाइंस मान लिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने माना कि नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ जाके मिलती हैं? ये साउथ, खत्म नहीं होती अंदर में चलती हैं साउथ टू नॉर्थ। दिस फील्ड लाइंस मेक्स कंटिन्यूअस लूप, है ना। तो भले इमेजनरी हो, इमेजनरी फील्ड लाइंस हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज है बेसिक 2-3 प्रॉपर्टी तो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। जहाँ पे क्लाउड लिंक दिखेगी फील्ड लाइंस की, वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर कभी भी अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा कि नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, इसके ऊपर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूँ मैं, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा टेंजेंट, ठीक है। 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 2 फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती भाई?
नहीं नहीं नहीं, अगर यहाँ पे आप कंपास रखोगे, कंपास सुनो ध्यान से, कंपास की नीडल किसकी होती है? मैग्नेट की। तो वो ये भी डायरेक्शन दिखाएगी, ये भी दिखाएगी, एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन दिखाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, समझ में? पोल्स के पास पास वो नज़दीक आती चली जाती हैं, दूर जाते हुए एक दूसरे को रिपेल करती हैं। दूर होंगी तो एक दूसरे से दूर स्टे करेंगी, और जब पोल्स के पास पास इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा। चीज़ें समझ में? तो बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, दो चार आप याद कर लेना। ये दिस मेक्स कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं ये। टेंजेंट आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेसिक सी दो तीन प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, हो सकता है आ जाए। ठीक। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बेसिकली किससे डिनोट करेंगे? एम से, समझ में आया? जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल याद है? नेगेटिव चार्ज और इधर क्या लेंगे? पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच डिस्टेंस ये एल और ये एल, ये कितना हो गया टोटल? 2l। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पी से डिनोट करते थे, कितना होता था? 2ql, यानी कि एक जगह रखा गया चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्शन की धरती नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2ql, या इसको क्या लिख सकते हैं? q2l, ऐसे याद रख लो भाई। एक जगह रखा हुआ चार्ज q और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी है भाई। नॉर्थ, चलो यहाँ साउथ मान लेते हैं, साउथ, और यहाँ क्या है? नॉर्थ। ये जो डिस्टेंस है सेंटर, यहाँ से ये l और ये भी कितना है? l। समझ में आया बेटा? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m से डिनोट करेंगे, तो कितना होगा? 2, देखो पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? m, तो 2ml। देखो 2l तो क्या हो गया? ये डिस्टेंस है, m इनकी पोल स्ट्रेंथ, 2l तो ये डिस्टेंस है, वही डायपोल वाला 2l तो डिस्टेंस, और m क्या है? एक पोल स्ट्रेंथ, जैसे एक चार्ज रखा था हमने। ठीक है समझ में? तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। कौन सी जो मैग्नेट है वो कितनी इफेक्टिव, कितनी ज़्यादा ताकत होगी? दो मैग्नेट्स आप कंपेयर करो बेटा। देखो एक तो ये मैग्नेट है, एक यही मैग्नेट है, इमेजिन करिए। इसकी लेंथ क्या है? कम, इसकी लेंथ क्या है? ज़्यादा। तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगी? इसका डायपोल मोमेंट, लेंथ ज़्यादा होने के कारण डायपोल मोमेंट स्ट्रांग होगा कि नहीं? आई ना चीज़ समझ में? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपने ये देखा था, ये भी क्या है? वेक्टर है। तो इट इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2ml वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब डायरेक्शन की तरफ ऐसे पूछ सकते हैं ना, डायरेक्शन की तरफ फिर जैसे आपने पढ़ रखा है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ये नेगेटिव चार्ज समझिए, ये पॉजिटिव। नॉर्थ को आप क्या समझिए? पॉजिटिव, और साउथ को क्या क्या समझिए? नेगेटिव। तो हमेशा साउथ को लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड है नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ। लिखते किधर है? लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही। तो वही चीज़ याद रखिए, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर हुआ? अब एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एसआई यूनिट ऑफ, यस, एसआई यूनिट ऑफ एम क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रख लेना। देखो एम्पियर मीटर तो इसकी होगी पोल स्ट्रेंथ की, और एक लेंथ मीटर, आ गया ना? तो एम्पियर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। समझ में आया? या फिर जूल पर टेस्ला, समझ गए कि नहीं? जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। भैया ऐसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ ले कोई, जूल पर टेस्ला किसका यूनिट होता है भाई? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? किसी मैग्नेट के कारण एक्सियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसा हमने डायपोल के केस में पढ़ा था, सेम सिमिलर सारी चीज़ें। एक्सियल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे कितना, जर्नल वाला केस है नहीं है। चीज़ें समझ में? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।